नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कड़कड़डूमा के टीओडी प्रोजेक्ट की, जिसे डीडीए ईस्ट दिल्ली हब के नाम से मार्केट कर रहा है। 30 हेक्टेयर में फैला हुआ ये इकोसिस्टम होगा, जिसे डीडीए 5 डिफरेंट फेजेस में डेवलप करेगा। फर्स्ट फेज लगभग पूरी तरह बन करके तैयार है और इसे डीडीए ई ऑक्शन के थ्रू एलोकेट करेगा। जो भी सबसे हाईएस्ट बिड किसी पर्टिकुलर इन्वेंट्री के लिए करेगा तो उसे ये इन्वेंट्रीज अलॉट की जाएंगी। जी हाँ, 1063 इन्वेंट्रीज प्लान्ड हैं। अगर साइजेस वगैरह की बात की जाए तो प्लिंथ एरिया पर लगभग 1500 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया, जो सबसे छोटा वाला है वो 1.8 सीआर के आसपास कॉस्ट करता है और सबसे बड़ी वाली इन्वेंट्री है तकरीबन 2100 स्क्वायर फीट की, जो कि लगभग 2.5 सीआर पर बेस प्राइस्ड है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। मास्टर प्लान कैसा है, लोकेशन कैसा है, फ्लोर प्लान कैसा है, यूनिट के लेआउट्स कैसे हैं, क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आप कर रहे हैं तो बिड्स कितनी जा सकती हैं, क्या यूनिट्स प्राइजी हैं या लुक्रेटिव रखी गई हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे। हालांकि इस पर बात करने के लिए 2 घंटे भी कम होंगे, बट इसे मैं कोशिश करूँगा कि समराइज़ करूँ 25 मिनट के आसपास के वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस के माध्यम से इसे ज़रूर एड्रेस करूँगा। सबसे पहले समझते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या होता है। कोई ऐसा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जहाँ पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑफिस जाने के लिए, कॉमर्शियल स्पेसेस को एक्सेस करने के लिए, स्कूल्स इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स के लिए आपको अगर वॉक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर रहना हो, यानी कि आपको प्राइवेट व्हीकल की ज़रूरत ना हो, ऐसे प्रोजेक्ट को हम ट्रांजिट ओरिएंटेड कहते हैं। यानी कि जो मेजर रिक्वायरमेंट है कि इसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्टिविटी होनी चाहिए और ऑफिस के लिए और कमर्शियल स्पेसेस के लिए वॉकेबिलिटी होनी चाहिए। ये लोकेशन इस कंडीशन को फुल्ली सेटिस्फाई करता है। अगर मेट्रो से डिस्टेंस की बात करें तो ये हार्डली 50 मीटर्स है। बड़ा इकोसिस्टम है। आईएसबीटी से, बस डिपो से या आनंद विहार के रेलवे स्टेशन से बात की जाए तो ये सारे 1 किलोमीटर के रेडियस में आ जाते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल्स आज के डेट में एग्जिस्टिंग हैं और वॉकेबल भी हैं। तो ये लैंड काफ़ी प्राइम लैंड है। ऐसे केसेस में डेंसिटी भी ज़्यादा एक्सप्लॉयट की जाती है। यहाँ पर डेंसिटी कंपेयर टू अदर टीओडी डेवलपमेंट्स, अगर आप कंपेयर करना चाहें, काफ़ी सारे टीओडी डेवलपमेंट्स ओवर द वर्ल्ड हुए हैं, वहाँ की डेंसिटी से अगर इसे कंपेयर करेंगे तो रेजिडेंशियल की डेंसिटी काफ़ी लुक्रेटिव है, उतनी ज़्यादा इन्वेंट्रीज नहीं हैं। और जिस तरीके से ये 30 एकर्स का इकोसिस्टम प्लान किया जा रहा है, तो अगर थोड़ी बहुत इन्वेंट्री बढ़ी भी तो ये इकोसिस्टम उसे एब्जॉर्ब जरूर कर लेगा। तो यस, इट्स अ ट्रू टीओडी डेवलपमेंट विद द रिस्क कि क्या ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी निगेटिविटी है डीडीए और एनबीसीसी के अराउंड कि ये अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं रखते हैं, किसी काम को अच्छे से पूरा भी नहीं करते हैं, राइट। तो UER-1 की बात कर लें, नरेला सब्सिडी की बात कर लें या रोहिणी की बात कर लें, तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री काम डीडीए की तरफ से नहीं रहा है। और पिछली सरकारों में जिस तरीके से सेटबैक्स मिले हैं डीडीए को, उसकी वजह से और भी ज़्यादा निगेटिविटी है। बट इसके अराउंड अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो डीडीए ने बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शंस की है, इंक्लूडिंग एनबीसीसी। मैंने उन प्रोजेक्ट्स को कवर करने की भी कोशिश की है। अगर रिसेंट की बात की जाए तो UER हाइट्स हैं, द्वारका का सेक्टर 14 वाला अपार्टमेंट है। इनफैक्ट नरेला के जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सुपीरियर रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से ये ख़राब काम करते आए, इन्होंने क्वालिटी काम ही किया हुआ है। इनफैक्ट डीडीए ने पूरा का पूरा दिल्ली प्लान किया हुआ है, बनाया हुआ है। अच्छा हो बुरा हो, उन्होंने ही डेवलप किया है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि पूरी की पूरी दिल्ली ख़राब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर चल रही है। इट्स जस्ट दैट कि कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इस तरीके की स्टोरीज सुनाने में कि आपको यहाँ से बाहर कहीं और इन्वेस्ट कराया जाए। तो द फैक्ट इज़ कि प्राइवेट बिल्डर्स भी पैथेटिक कंस्ट्रक्शन करते हैं और उस पैथेटिक कंस्ट्रक्शन की वजह से जो डैमेजेस होते हैं, दे ट्राई टू रिकवर इट बाय डूइंग बेटर मार्केटिंग
राइट। इस वजह से उनकी सेल्स भी बनी रहती है और समय के साथ लोग भूल भी जाते हैं। इसके उलट अगर यहाँ पर बात की जाए तो DDA हार्डली अपने काम को अच्छे से मार्केट कर पाता है। यस, आई सीरियसली थिंक कि उन्हें एक अच्छे कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है कि किस तरीके से अपने काम को दिखाया जाए, अच्छे काम को और अच्छे से प्रमोट किया जाए और ख़राब काम को थोड़ा और एनर्जी लगा करके उसे ठीक किया जाए, जैसा कि उन्होंने सेक्टर 19 वाले में किया, और फिर उसे फिक्स करके फिक्स किया हुआ काम को भी मार्केट किया जाए। तो DDA कहीं ना कहीं, इनफैक्ट आई वुड गो टू एन एक्सटेंट टू से दैट कि जिस तरीके की फ्लोर प्लानिंग इन्होंने इस वाले प्रोजेक्ट में भी की है, बड़ी कन्वेंशनल सी लगती है। जैसे मॉडर्न डिज़ाइन के तहत मैक्सिमम यूजेबल एरिया का कॉन्सेप्ट लाया जा सकता था और इफ़िशिएंटली इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जा सकता था, सारे स्पेसेस को डिज़ाइन किया जा सकता था, जिसकी वजह से जो 1500 का इन्होंने एक 2 BHK निकाला है, इसे कहीं ना कहीं 1000 या 1100 फीट के आसपास कॉम्पैक्ट किया जा सकता था। साथ में कुछ 3 BHKs भी निकाले जा सकते थे 1700 स्क्वायर फीट के आसपास के प्लिंथ एरिया में, जो कि ईजिली ग्रैब किए जाते। DDA ने यहाँ पर भी प्लानिंग में चूक की है, क्योंकि ईस्ट दिल्ली की जो भी फैमिलीज़ हैं वो जनरली कंबाइंड फैमिलीज़ हैं। हो सकता है एक फैमिली में 5 से 7, कई मरतबा 9 लोग रह रहे हों। उन्हें 2 BHK में अपग्रेड करना थोड़ा सा कॉस्टली होगा। कॉम्पैक्ट 3 BHK, जैसा कि मैंने बताया, सेम एरिया में भी प्लान किया जा सकता था। आई होप कि जो आगे आने वाले सब्सिक्वेंट फेजेस हैं, अगर वो फुली डेवलप होते हैं तो उनमें 3 BHK कॉम्पैक्ट के ऑप्शन भी दिए जाएं, 2 BHK के भी डिफरेंट साइजेस दिए जाएं, इनफैक्ट 1 BHK के ऑप्शंस भी देने चाहिए। यहाँ पर EWS सेक्शन भी प्लान है, जो कि एक स्टूडियो अपार्टमेंट लगभग 50 स्क्वायर मीटर के प्लिंथ एरिया पर है। उसका साइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छी प्लानिंग, अच्छी फ्लोर प्लानिंग की जा सकती थी, जहाँ पर मिक्स ऑफ एवरीथिंग, जो कि हर एक क्लास को टारगेट किया जाता, वो मिसिंग सा दिखा मुझे। सिर्फ 2 BHK, इनफैक्ट MIGs की तरह भी इसे इसीलिए नहीं प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि MIG 2 करोड़ रुपए का DDA एलोकेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग इसे एक्चुअल अफोर्ड कर सकते हैं, मिडिल एंड हायर इनकम ग्रुप वाले या हायर इनकम ग्रुप वाले, उन तक ये बात ज़रूर पहुँचे। दैट्स वाई आई फील कि ये मिडिल इनकम ग्रुप या MIGs नहीं बुलाए जा रहे हैं। तो यस, विद दिस आई थिंक DDA गवर्नमेंट बॉडी है, कंट्रोल की जाती है सेंट्रल बोथ और स्टेट से भी। चूँकि पॉलिटिकली गवर्न होने की वजह से गवर्नमेंट्स चेंज हो सकती हैं। गवर्नमेंट चेंज हुई तो जो नई गवर्नमेंट आई उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती हैं। यहाँ का फंड कहीं और यूज़ किया जा सकता है। हो सकता है झुग्गी झोपड़ी बनाने में यूज़ किया जाए या MLAs एंड MP के घर बनाने में यूज़ किया जाए, वी डोंट नो। तो यस, ये सारे रिस्क के साथ आता है, कंसिडरिंग कि आपका कैपिटल रिस्क पर नहीं है, यानी कि जो 2 BHK आप बिड करके अपने लिए जीतेंगे वो आपका ही रहेगा, आप उसमें जा कर के रह सकते हैं। द रिस्क इज इकोसिस्टम है, वो फुली डेवलप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सारी बातें भविष्य के गर्त में ही हैं। हम होपफुल हो सकते हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट्स और DDA ने आने पिछले टाइम्स में पैसा बनाया है, ज़रूर ही पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग डिमांड्स वगैरह के लिए आगे आने वाले टाइम में भी इनकी प्रायोरिटी रहेगी। तो इस तरीके के 5 यानी 4 और फेजेस प्लान हैं, तो हार्डली यहाँ पर 5000 के आसपास इन्वेंट्रीज़ होंगी। और इस तरीके की इन्वेंट्रीज़ के लिए ईस्ट दिल्ली ऑलरेडी थ्राइव कर रहा है। तो यहाँ पर हाउसिंग की डिमांड है, लोग एक रैंडम गली में जहाँ पर आसपास मार्केट हैं, लॉट ऑफ केओस है, वहाँ पर रह रहे हैं। उन्होंने अच्छा कमाया भी है। कई लोग आई वुड से कि गाज़ियाबाद के कुछ लोकेलिटीज़ में चले गए हैं, चाहे इंदिरापुरम हो, कौशाम्बी वगैरह हो। इनफैक्ट कुछ लोग गुड़गांव वगैरह भी मूव आउट कर चुके हैं। बट कई सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनका डिपेंडेंट बिजनेस है वहाँ पर, वो पैसा कमा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कुछ ऑप्शंस मयूर विहार वगैरह के आसपास एग्जिस्ट करते हैं, बट इस लोकेलिटी की बात ही अलग है। तो जितने भी ईस्ट दिल्ली वाले हैं उनके रडार पर होगा। इनफैक्ट वो इसे पिछले 5 साल से बनता हुआ दिख रहे हैं। आई थिंक वो वेट भी कर रहे होंगे कि कब आए। ये सारी चीज़ें फ़ेज़ 1 के ऑक्शन में ज़रूर दिखेंगी। हालांकि जो फ़ेज़ 1 के ऑक्शन का जो बेस प्राइस रखा गया है, यानी कि जो रिज़र्व प्राइस रखा गया है, वो स्लाइटली हायर साइड पर ज़रूर लगता है प्रथम दृष्टया। बट अगर आप इसे थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करें, एनालाइज करने की कोशिश करें कि आसपास के लैंड के क्या रेट्स हैं,
आसपास अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट चल रही है तो उसके क्या रेट्स हैं। जो ईस्ट दिल्ली के लोग कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, से अगर उन्होंने गाज़ियाबाद में कहीं इन्वेस्ट किया, प्रेस्टीज वगैरह में, या यमुना एक्सप्रेस वे पर एल्डिको में इन्वेस्ट किया, वहाँ के क्या प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स हैं, ये आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भी भले उस तरीके की एमिनिटीज़ ना ऑफ़र करते हों, बट जो लोकेलिटी या जो लोकेशन है ये कमांड करती है। यहाँ पर 11,000 से 12,000 रुपये के आसपास का रेट मांगना रिज़र्व प्राइस पर, आई थिंक इसे लुक्रेटिव ज़रूर बनाता है, अगर हम ये दिमाग से हटा दें कि ये मिडिल इनकम ग्रुप के लिए है। कई यूनिट्स में एक से ज़्यादा कार पार्किंग भी ऑफ़र की गई है, जो कि क्लियरली दिखाती है कि इट इज़ नॉट टारगेटिंग टू मिडिल क्लास। अगर इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात की जाए तो हैविंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट एंड बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, फ्रॉम द टच एंड लुक ऑफ इट आई कैन टेल द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन। मुझे इसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी लगी। आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ डीएम्स कि एनवीसीसी बना रहा है, वी ऑल नो कि किस तरीके के हाउसिंग डेवलपमेंट्स इन्होंने की हैं। द फैक्ट इज़ इन अपार्टमेंट्स की क्वालिटी मुझे सुपीरियर लगी। कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स जो डीडीए ने किए हैं उनकी भी क्वालिटी ठीक है, बाकी आप खुद जा कर के जांच परख सकते हैं। कोई आपके नोन में अगर सिविल इंजीनियर हो तो उसे भी ले जा कर के दिखा सकते हैं कि क्या कोई फिटिंग फर्निशिंग के इश्यूज़ तो नहीं हैं। माइवन कंस्ट्रक्शन से बन रहा है तो इट हैज़ ओन कॉम्प्लेक्सिटीज़ की हनी कॉम्बिंग वगैरह के इश्यूज़ ना हो। हालांकि जो मैंने फिटिंग्स वगैरह भी देखी वो मुझे क्वालिटी फिटिंग्स लगी। जो भी डोर्स वगैरह के लिए वुड्स वगैरह यूज़ हो रखे थे, फ्रेम्स वगैरह यूज़ हो रखे थे, वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी के थे। तो ऑल इन ऑल आई एम सेटिस्फाइड विद द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। कुछ क्लॉज वगैरह के बारे में भी बातें की जा रही थी कि डीडीए इज़ ऑन द बैक फुट, जिससे कि उन्हें ये क्लॉज डालना पड़ा कि किसी भी तरीके का कोई कंप्लेंट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे रिगार्डिंग द क्वालिटी, बट इस तरीके के क्लॉज किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं करते, यही फैक्ट है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप खुद जाएं, जज करें किस तरीके की क्वालिटी है, कंपेयर करें बाकी माइवन कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी से, आप फिर अपना कंक्लूसिव डिसीजन इस पर लें। टॉकिंग अबाउट द मास्टर प्लान, 30 हेक्टेयर्स बहुत बड़ा लैंड पार्सल होता है। यहाँ पर किसी भी तरीके की डेंसिटी, हालांकि यहाँ पर 3 की रखी गई है, किसी भी तरीके की डेंसिटी एब्जॉर्ब की जा सकती है, बट यहाँ पर डेंसिटी कंपेरेटिवली कम रखी गई है। 30% के आसपास का ग्रीन एरिया रिजर्व किया गया है, जो कि पब्लिक यूज़ के लिए भी होगा, क्योंकि यहाँ पर मास्टर प्लान में हमें एक पब्लिक रोड इंटरसेक्ट करती हुई दिखती है, और उस इंटरसेक्शन से हमें साफ साफ दिखता है कि जो फुटबॉल स्लैश क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है उसे पब्लिक ईजिली एक्सेस कर पाएगी। इस लैंड पार्सल में एक स्कूल का लैंड पार्सल भी है, विच आई थिंक विल बी एक्सेसिबल टू द पब्लिक। तो ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है ये पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। साथ में यहाँ पर पिंक लाइन और ब्लू लाइन के ट्रैक्स भी गुजरते हैं। हालांकि डीडीए इसके ब्यूटिफिकेशन और डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी की बातें कर रहा है, जो कि काफ़ी ईज़ देगा करकरडुमा मेट्रो स्टेशन से इस प्रोजेक्ट में आने और जाने को। बट इसका एक्सेस जो कि पब्लिकली रखा गया है तो वो प्रीमियम इन नेचर वाली फीलिंग शायद कम ही आए। बट इतने बड़े इकोसिस्टम को किसी एक गेटेड कम्युनिटी में रख पाना, आई थिंक इट्स अ हार्ड टास्क फॉर अथॉरिटीज़ लाइक डीडीए। बट जो अपने एक एक इंडिपेंडेंट टावर्स हैं या क्लस्टर्स हैं वो ज़रूर गेटेड होंगे, तो किसी भी तरीके का सिक्योरिटी कंसर्न नहीं रहेगा। यहाँ के लोगों को इस प्रोजेक्ट में, जो कि किसी रैंडम गली में रह रहे हैं, उन्हें अपग्रेड करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। दिस प्रोजेक्ट विल ऑल्सो होस्ट वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर इन द टाउन, RT01, जिसमें कि ग्राउंड प्लस 45 फ्लोर्स होंगे, तकरीबन 155 मीटर की हाइट होगी। तो अगर आप हाईएस्ट फ्लोर्स पर देखें तो दिल्ली का एक अच्छा व्यू देखने को मिलेगा अवे फ्रॉम द केओस। अगर RH02 की बात की जाए तो इनमें टोटल A to J ब्लॉक्स रखे गए हैं, 3 हाई राइज टावर्स हैं, बाकी 10 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं। तो जो बाकी अपार्टमेंट्स हैं, यानी कि जो हायर फ्लोर्स वाली चीज़ें हैं, वहाँ से भी आप अवे फ्रॉम द केओस और अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। लिफ्ट्स वगैरह हाई स्पीड की हैं, लेस देन 2 सेकेंड्स पर फ्लोर ट्रेवल करती हैं। हालांकि इस पर कोई फॉर्मल डेटा नहीं है, बट कंपेयर टू
नॉर्मल हाई स्पीड लिफ्ट्स मुझे ये ज़्यादा तेज़ जाती हुई फील हुई हैं। टावर का जो स्ट्रक्चर है वो सन ओरिएंटेशन को फॉलो नहीं करता। स्पेशली अगर आप RH02 की बात करें तो ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर में बनाए हुए हैं, तो अगर आप लोअर फ्लोर्स पर इनर फेसिंग पे हैं तो बालकनी की प्राइवेसी ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ होती है। लाइट और एयर का, स्पेशली फ्रेश एयर का थ्रो कंपेरेटिवली कम होता है। ये शायद इसलिए डीडीए ने प्लान किया है जिससे कि जो ग्राउंड का कवरेज है किसी टावर का वो कम किया जा सके। बट इस तरीके की डिज़ाइंस थोड़ी कन्वेंशनल हो चुकी हैं आज के डेट में। अगर आप जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनके मास्टर प्लान को देखें तो सारी की सारी यूनिट तकरीबन खुली हुई सन ओरिएंटेशन को फॉलो करती हुई बनाई जाती हैं, जिससे कि हर एक समय वहाँ पर एक सनलाइट के साथ साथ फ्रेश एयर वेंटिलेट हो पाए। ये डिज़ाइन लैग ज़रूर करता है, बट अगर आप कंपेयर करें जिस तरीके से आज लोग रह रहे हैं, इनमें शिफ्ट करना एक बड़ा अपग्रेड ही साबित होगा। दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है RH01 और RT01 के आउटर फेसिंग इन्वेंट्रीज़ का। यहाँ पर भी सेम बालकनी के प्रिवेसी के इश्यूज आते हैं। RH01 के कुछ ब्लॉक्स की बालकनी RT01 के बिल्कुल पास लगती है, तो अगेन प्राइवेसी कंसर्न ज़रूर है। RT01 के लिए जो STP प्लान किया गया है वो बिल्कुल पास में प्लान किया गया है, तो अगर आप कुछ नीचे फ्लोर्स पर हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट हायर फ्लोर्स के लिए आई डोंट सी एनी इशू हेयर। सभी इंडिविजुअल्स को, एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स को यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि अगर हायर फ्लोर्स ले पाएँ अवॉइडिंग द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो आप एक अच्छा दिल्ली का व्यू भी ले सकेंगे और साथ में अच्छी हवा भी एंजॉय कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं यूनिट लेआउट्स की। RH02 की अगर बात की जाए तो इसमें 3 हाई राइज टावर्स होंगे और बाकी लो राइज अपार्टमेंट्स होंगे। 2 BHKs का लेआउट मुझे बहुत अच्छा लगा। लेआउट इज़ एयरी, एटलीस्ट वेंटिलेशन होता हुआ मैं इसमें देखता हूँ। अगर फेसिंग अच्छी है तो आपको लाइट वगैरह भी अच्छी मिलेगी। अगर RT01 की बात की जाए तो इसका लेआउट भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर आपको रनिंग बालकनी मिल जाती है। अक्रॉस ऑल द टाइम आपको धूप और हवा की लग्जरी मिलेगी। ये दोनों ही स्पेशियस 2 BHKs हैं जहाँ पर बड़े बड़े वॉशरूम, साथ में स्टडी डेस्क भी मिलता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम वगैरह करते हैं तो उसके लिए सेपरेट स्पेस मिल जाता है। लेआउट्स इस तरीके से प्लान किए गए हैं कि जो आपके एडिशनल स्पेसेस हैं वार्डरोब्स वगैरह के लिए या स्टोरेज स्पेसेस हैं, या अगर आप मंदिर बनाना चाहते हैं घर में तो उसके लिए इनबिल्ट स्पेसेस दिए गए हैं। आपको एडिशनल एरिया जो कारपेट एरिया है उससे कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होगी। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि जो यूजेबल एरिया है उससे डायरेक्टली कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस मामले में ये लेआउट्स काफ़ी स्पेशियस बन जाते हैं। ये इन्हीं सेम लेआउट में यहाँ पर 3 BHK भी प्लान किया जा सकता था, कॉम्पैक्ट 3 BHK, बट डीडीए बीइंग डीडीए इन्होंने स्पेशियस 2 BHK प्लान किया है। ये 2 BHK भी आपको एक लग्जरी फील कराएगा। जिन फैमिलीज़ को ये 2 BHK काफ़ी छोटे लग रहे हैं, दे वॉन्ट बी एबल टू अकोमोडेट होल फैमिली, उनके लिए रिकमेंडेशन मेरी रहेगी कि सेम फ्लोर पर मल्टीपल अपार्टमेंट्स ले लें, साथ में प्रिवेसी भी बनी रहेगी और 2 2 BHK आर बेटर देन 1 4 BHK, ये कॉन्सेप्ट भी है। और अगर आप तीनों यूनिट्स ले पाएँ तो वो एक एक्सक्लूसिविटी भी दे देगा। तो रादर देन वेटिंग फॉर अपकमिंग फेजेस जहाँ पर हो सकता है कि डीडीए 3 BHK प्लान कर ले या 4 BHK प्लान कर ले या पेंट हाउसेस वगैरह प्लान कर ले, या आप किसी प्राइवेट बिल्डर की तरफ रुख करें, थोड़ा और आउटस्कर्ट्स में जाएं और वहाँ पर और ज़्यादा पैसा पे करें, इससे बेहतर ये रहेगा कि यहाँ पर आप मल्टीपल इन्वेंट्रीज होल्ड कर लें, जिससे कि आप अपनी पूरी की पूरी फैमिली अकोमोडेट कर पाएँ। RT01 के लेआउट को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता था। यहाँ पर किसी भी तरीके का पाउडर रूम या जो टॉयलेट का एक्सेस है वो बेडरूम से होकर के जाता है, तो एक बहुत ही बड़ा मेजर प्राइवेसी कंसर्न होता है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की फैमिलीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है जो कि इस लेआउट के लिए रेड फ्लैग ज़रूर है। RT01 में कुछ इन्वेंट्रीज ऐसी हैं जो कुछ तरीके का नोज फॉर्म करती हैं, तो वो इन्वेंट्रीज ज़्यादा प्रेफरेबल होनी चाहिए रादर देन मिडिल इन्वेंट्रीज। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग पर। प्राइम फसाई लगता है कि प्राइजेस हायर साइड पर हैं, बट द फैक्ट इज़
प्राइजेस आर केप्ट एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड, क्योंकि जिस तरीके का फ्लोर प्लान इन्होंने डिज़ाइन किया है, जो स्पेशियस 2 BHK है, वो फॉर श्योर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए ऑफ़र नहीं किया जा रहा। ये ई ऑक्शन पर हैं, तो यानी कि रेट्स इससे ऊपर ही जाने हैं, नीचे नहीं जाएंगे। तो DDA कहीं ना कहीं मार्केट रेट से नीचे रखने की कोशिश ज़रूर किया होगा, बट जब मैंने इस रेट्स को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश की तो मुझे कहीं भी ये डिस्काउंटेड प्राइसिंग नहीं देखने को मिली। आप इनके रेरा पर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट वगैरह देखें तो वहाँ से रेट्स और नीचे हो सकते थे, बट अगर आप आसपास के अंडर कंस्ट्रक्शन लोकेलिटीज़ को देखें या ईस्ट दिल्ली के लोग बाकी और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं इनको देखें, तो लोकेलिटीज़ वगैरह को देख करके रिवर्स इंजीनियर वगैरह करके ऐसा देखने में लगता है कि रेट्स मार्केट रेट से नीचे ही रखे गए हैं। और चूंकि ये ऑप्शन पर हैं, जैसा कि मैंने बताया, रेट सभी इससे ऊपर ही जाने हैं, तो मार्केट रेट इस ई ऑक्शन के बाद रिवाइज होगा। इस वजह से आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर रेट्स बेस प्राइस से 30 से 40% तक ऊपर भी क्लोज होते हैं। तो रेट्स आर नॉट हायर और लोअर, इट इज़ अप टू द मार्केट टू डिसाइड वट एवर द रेट इज़। एंड ई ऑक्शन के केस में हमेशा रेट ज़्यादा ही जाता है। DDA यहाँ पर कॉमर्शियल और ऑफिस स्पेसेस भी ला रहा है। इस लोकेलिटी में ऐसे स्पेसेस की बहुत ज़रूरत है। ऐसे बिजनेसेस जो अच्छा कर रही हैं और मार्केट में अंदर की तरफ हैं, वो ज़रूर अपग्रेड करना चाहेंगी अपने बिजनेस ऑपरेशंस इस तरीके के स्पेसेस पे। हालांकि आज के डेट में क्लियर नहीं है कि DDA इसे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लीज पर ऑफर करेगा या इसे सेल करेगा ई ऑक्शन के थ्रू। इन ईच केसेस कॉमर्शियल्स के साथ जो भी करता है DDA, इसे मैं कवर जरूर करूंगा। अगर आप यहाँ पर इस तरीके के कॉमर्शियल्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल पर बने रहें। अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेंस बनता है या नहीं बनता है, राइट। जैसा कि मैंने कहा कि 5 अलग अलग फेजेस में प्लान होगा, तो ये एरिया हो सकता है अगले 12 से 15 साल के लिए अंडर डेवलप्ड ही रहे, पर चूँकि ये 30 हेक्टेयर यानी कि तकरीबन 72-73 एकड़ के आसपास का एरिया आ जाता है, तो ऐसे केस में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो इन टावर्स से दूर होंगी। और इन टावर्स की लोकेशन भी अगर मास्टर प्लान में देखें तो वो एक साइड पड़ती हैं, यानी कि डेवलपमेंट दूसरी साइड ही होना है। तो ऐसे केस में आई थिंक उस एरिया का अंडर डेवलप्ड होना हमारे चॉइसेस को गवर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोएडा गुड़गांव की जो मेजर लोकेलिटीज़ हैं जो अपने आप को अपग्रेड करके दिल्ली से इन शहरों में गए हैं, उनके आसपास तो हमेशा कंस्ट्रक्शन चल ही रही होती है, राइट। तो हो सकता है ये रिस्क ज़रूर एसोसिएटेड है कि क्या कभी ये फेजेस कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे। कंसिडरिंग द मार्केट फैक्टर्स की DDA पिछले कुछ अपार्टमेंट्स बड़े अच्छी कीमतों पर बेचता आया है वेस्ट साइड में। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाईज बहुत लिमिटेड है। आज के दिन में लोग अपग्रेड करने को इच्छुक हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो दिल्ली छोड़ करके नहीं जाना चाहती हैं ड्यू टू देयर बिजनेसेस, या अगर पेरेंट्स हैं वो दिल्ली नहीं छोड़ना चाहते हैं और अच्छा कर रहे हैं वो फाइनेंशियली, तो ऐसे अपार्टमेंट्स में वो अपग्रेड करना ज़रूर चाहेंगे। तो डिमांड इज़ देयर, सप्लाईज आर जस्ट 1000 सप्लाईज आर देयर, तो इसी वजह से ये मार्केट रेट के ऊपर भी जाएंगे। मैंने ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको कि यहाँ पर आपका कैपिटल यानी कि जो इस केस में आपकी इन्वेंट्री है, यूनिट है, फ्लैट है, वो रिस्क पर नहीं है। अगर बाकी के फेजेस अच्छे से डेवलप हो गए तो रेट्स आपके X+4 हो सकते हैं, नहीं हुआ तो आपका X तो सिक्योर्ड ही है। डिमांड एंड सप्लाई की डायनेमिक्स आज के डेट में ऐसी है कि आपके फ्लैट की कीमत X+2 जरूर होगी। तो एक कोई भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इसी तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है जहां पर आपका कैपिटल सिक्योर हो और रिटर्न की अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीपल हों। तो इन्वेस्टमेंट सेंस बिल्कुल बनता है, चाहे आप ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करते हों या नहीं करते हों, या आप NRI हों, या आप दिल्ली गुड़गांव जैसे शहर में बस चुके हों, रेंट पर रह रहे हों। अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर अपना लक ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जी हाँ, लक मैंने क्यों कहा, क्योंकि डिपेंड करता है आपने जिस इन्वेंट्री के लिए बिड करना शुरू किया उसके लिए सामने वाला कितना बिड करेगा। कई बारी अनरीजनेबल बिड्स भी आ जाती हैं। ऐसे केस में आपको अपना हाथ पीछे रखना आना चाहिए। यही एक
ई ऑक्शन में मैच्योर्ड एक्शंस को दिखाता है। अगर आपको मार्केट रेट्स वगैरह का आइडिया है तभी आप ई ऑक्शन के प्रोसेस में जाएं। आगे आने वाले फेजेस में हो सकता है DDA 3 BHKs भी रखे, 2 BHKs भी रखे, 1 BHKs भी रखे, बट इन ईच केसेस रेट्स ज़्यादा ही होंगे। हो सकता है रिजर्व प्राइस के साथ साथ मार्केट रेट्स भी ज़्यादा हों, क्योंकि अगर फेज़ 1 सक्सेसफुली बिक गया, DDA अगर फेज़ 2 लॉन्च कर देता है तो और भी ज़्यादा आईबॉल्स अट्रैक्ट करेगा ये प्रोजेक्ट। और चूँकि इसकी लोकेलिटी, कनेक्टिविटी टाइमलेस है अपने आप में, इनफैक्ट DDA के पास भी इस तरीके का लैंड पार्सल नहीं है जहाँ पर 1 किलोमीटर की रेडियस में सारे के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आते हों, वॉकेबल डिस्टेंसेस पर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स आते हों। तो ये टाइमलेस इन नेचर और भी आईबॉल अट्रैक्ट करेगा अगर इस पर और पॉजिटिविटी आई। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इसी प्रोजेक्ट में स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको बड़े घर की ज़रूरत हुई तो आप लेटर अपग्रेड भी कर सकते हैं अपने फेज़ 1 की इन्वेंट्री को लिक्विडेट करके। यहाँ पर मुझे इस तरीके के ट्रांजैक्शंस और भी ज़्यादा होते हुए इसलिए देखता हूँ क्योंकि ये एरिया हार्ड कैश रिच इकोनॉमी पर चलता है। इफ़ यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट। लोग कैश पर यानी हार्ड कैश पर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने मार्केट रेट से नीचे या बहुत नीचे अगर ले ली तो उससे उस इन्वेंट्री को फटाफट बेचना आपके लिए बहुत ईजी होगा। चूँकि डिमांड भी है तो इससे निकलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। DDA आगे आने वाले टाइम में कमर्शियल्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस लगता है। इस लैंड पार्सल के अलावा बड़ी डेवलपमेंट्स DDA अपनी तरफ से नहीं ला रहा। अगर आप रीडेवलपमेंट्स को साइड रख दें, DDA इज़ ऑलरेडी बिजी इन सेलिंग देयर इन्वेंट्रीज इन नरेला एंड अदर स्टफ्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, बहुत ज़्यादा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। ऐसी जगह जहाँ पर प्रॉपर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो, इन लोकेलिटीज़ में DDA के कोई लार्ज स्केल्ड हाउसिंग डेवलपमेंट्स प्लान्ड नहीं है। आगे आने वाले टाइम में आई सी कि दिल्ली में जिस तरीके से नई सरकार आई है वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेंगी और भी लोग दिल्ली की तरफ रुख करेंगे, ना कि सिर्फ इन आसपास के शहरों से बल्कि पूरे भारत से। तो ऐसे लोग और भी इन्वेंट्रीज़ के लिए डिमांड जनरेट करेंगे। हालांकि ऐसी इन्वेंट्रीज़ आएंगी नहीं तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज़ हैं उनके रेट सबसे पहले बढ़ेंगे। एग्जिस्टिंग में जो सबसे अच्छी और सबसे नई इन्वेंट्रीज़ हैं उनके रेट्स बढ़ेंगे। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिमांड आज के डेट में है, दिल्ली में सप्लाईज बहुत लिमिटेड है। अगर प्राइवेट प्लेयर्स आ भी गए लैंड रिफॉर्म के तहत तो वो कोई नो प्रॉफिट नो लॉस वाली ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है DDA की तरह। वो अपना ताम झाम भी ऐड करेंगी, कुछ एमिनिटीज़ भी ऐड करेंगी, ऐसी एमिनिटीज़ जिसमें कोई नहीं जाएगा, उन्हें मार्केट किया जाएगा कि यहाँ पर ये ऑफ़र किया जा रहा है और रेट्स इससे 50-60 इनफैक्ट कई केसेस में 70% भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे केस में इट डज मेक सेंस टू अप्लाई हियर एंड ट्राई योर लक, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपकी स्ट्रेटजीज क्या हों जिससे कि आप बिलो द मार्केट रेट और नियर द बेस प्राइस अपने लिए इन्वेंट्रीज पिक कर पाएँ। किस तरीके की इन्वेंट्रीज़ पर आपको बिड करना चाहिए, किस तरीके की इन्वेंट्रीज़ पर बिड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई केसेस में कुछ इन्वेंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिनमें बहुत बड़ा बालकनी का एरिया प्लान किया गया है। कंसिडरिंग इट्स अ 2 BHK, आई डोंट सी अ प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ इट। आप उसे कवर भी नहीं कर पाएंगे। एज अ ओपन डेक यूज़ किया जा सकता है बट बहुत आड़ा तिरछा वो एडिशनल बालकनी एरिया है। जनरली आई वुड से कि यू शुड अवॉइड बिडिंग देयर। बट कुछ और भी ऐसी इन्वेंट्रीज़ हैं जिनको कि आपको अवॉइड करना चाहिए या फोकस करना चाहिए। प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए आपके लिए, क्या आप इस पूरे मास्टर प्लान को सही से डिकोड कर पा रहे हैं, फेसिंग को सही से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, वास्तु प्रोस्पेक्ट क्या है, क्योंकि हाई राइज अपार्टमेंट में जहाँ पर हर एक फ्लोर पर मल्टीपल अपार्टमेंट्स होते हैं, इस तरीके के केसेस में वास्तु बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। वास्तु के प्रोस्पेक्टिव से आपकी प्रेफरेंस पर कौन सी इन्वेंट्रीज होनी चाहिए, आपको RH02 फोकस करना चाहिए या RT01 फोकस करना चाहिए। सबके अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं, किन में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, कहाँ से आपको बढ़िया वाला व्यू मिलेगा, कहाँ से आपको लैंडफिल का व्यू मिलेगा, किस इन्वेंट्री को आपको अवॉइड करना चाहिए ऑल इन ऑल, किससे आपको अपनी प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, इस पर डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा 2 घंटे भी कम हैं इस पर बात करने के लिए, तो ये वेबिनार 2 घंटे की ही होगी जो कि एलीट मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव तो होगी ही। तो अगर आप इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं
तो एलीट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 15th को हम दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक बैठेंगे इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डिकोड करने के लिए, सारी प्रेफरेंसेस बताने के लिए, इन एंड आउट बताने के लिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको एड्रेस करने के लिए। अगर आप अला काटे वे में जाना चाहते हैं, यानी कि इस वेबिनार में पार्टिसिपेट तो करना चाहते हैं बट बिना एलीट मेंबरशिप ज्वाइन किए हुए, तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर #DDA-TOD लिख करके भेजें। इस केस में आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी और फीस में डिस्काउंट भी नहीं होगा, यानी कि द फी विल बी 999 और रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर लें। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ इस वेबिनार के लिए पे करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूंगा। और 15th को दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक हम इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, आपकी सारी क्वेरीज डिस्कस कर ली जाएंगे। हालांकि इतना टाइम भी इनफ नहीं होगा सब कुछ कवर करने के लिए, बट यस एटलीस्ट मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि आपकी प्रेफरेंसेस वगैरह क्या होनी चाहिए। इस पर फॉलोअप सेशंस भी हो जाएंगे अगर आप एलीट मेंबर्स हैं तो, राइट। आशा करता हूं कि मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में A to Z कवर किया हो। हार्डली किसी भी तरीके की कोई एनालिसिस है, चाहे यूट्यूब पे या इंटरनेट पे, जो इस प्रोजेक्ट को इतने वास्ट लेवल पर कवर करे। आपके क्या थॉट्स हैं, प्रोज कॉन्स, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर किसी भी तरीके की क्वेरीज हैं तो मैं इसे सब्सिक्वेंट वीडियोस के माध्यम से भी एड्रेस करूंगा। आपके थॉट्स किसी भी तरीके के हों, अगर कंस्ट्रक्टिव हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, दे आर वेलकम्ड। ये एक तरीके का फीडबैक प्रोसेस भी है, ना सिर्फ मेरे वीडियोस के लिए बल्कि किसी भी प्रोजेक्ट को जज करने के लिए, राइट। क्योंकि मार्केट रेट्स क्या होंगे, प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स आगे आने वाले टाइम में, ये जनता ही डिसाइड करने को है, राइट। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं। मैं पिछले 3 सालों से DDA के इस तरीके के इनिशिएटिव्स को कवर करता आ रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को वेस्टर्न साइड पर यानी कि द्वारका वगैरह के आसपास सक्सेसफुली गाइड भी किया है, एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट भी दिया है। यहाँ पर भी इसी तरीके की कुछ पहल की ज़रूरत है, तो उन वीडियोस को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट आप एलीट मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको पुराने ई ऑक्शन से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, जहाँ पर लोगों के क्या क्लोजेस रहे हैं वो भी पता चल जाएगा, राइट। तो ये एक आपको कन्विक्शन और एक्सपीरियंस बिल्ड करने में आपकी मदद ज़रूर करेगा, जो कि सहायक होगा आपको इस ई ऑक्शन प्रोसेस में, राइट। तो उन वीडियोस को भी देखें। बहुत सारे पब्लिकली अवेलेबल वीडियोस भी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, उन्हें भी एक्सप्लोर कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर सब्सिक्वेंट वीडियोस भी होंगी। DDA इस पर डिटेल्स भी फेज़ वाइज में रिलीज़ कर रहा है। आज के डेट में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, इनफैक्ट आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन कि हर एक इन्वेंट्री के लिए उसके प्राइसिंग यानी कि रिजर्व प्राइजेस क्या होंगे, कहाँ से हम बिड करना शुरू करेंगे। आई हैव अ होलिस्टिक आइडिया के रेट्स यहाँ से यहाँ और साइजेस यहाँ से यहाँ पर हैं, राइट। तो इसे शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग टिल हियर। सी यू इन अनदर वीडियोस।